क्योंकि गाइस मान लीजिए कि मुझे पर्यावरण पे शोध करना है। मुझे किस पे शोध करना है? पर्यावरण पे। तो पर्यावरण से जुड़ी जो किताबें हैं, पर्यावरण से जुड़ा जो मान लीजिए रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है या कुछ भी है, वो कैसे ढूंढोगे? बिना इंटरनेट के संभव है क्या? बिना इंटरनेट के किसी अननोन चीजों को कैसे ढूंढ पाइएगा आज के समय पे? तो आज के समय में डेटा कलेक्शन माने किताबों को इकट्ठा करना, रिसर्च पेपर कलेक्ट करना, या आर्टिकल कलेक्ट करना, या इस तरह की नाना प्रकार की चीजें, ये बिना आईसीटी के आज के जमाने में संभव नहीं है। क्योंकि आईसीटी एक ऐसी चीज है जिससे घर बैठे दुनिया भर की चीजें निकाल लोगे आप। इतना सुलभ और सहज हो गया ना आईसीटी के आने से। तो एक तो ये, और दूसरा गाइस डेटा का एनालिसिस, यानी डेटा कलेक्ट भी कर लिया और उसके बाद उस डेटा में क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस चीज को भी इंटरनेट ही बताता है आपको। मान लीजिए आपने 10-15 आर्टिकल, 10-15 रिसर्च पेपर, किताबें इकट्ठा कर ली, अब उनमें से भी क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन आपको बताएगा? तो वो भी आपको आईसीटी ही बताएगा, इंटरनेट ही बताएगा, टेक्नोलॉजी बताएगा। माने कम समय में चीजें आपको पता लग जाती है ना, ये एक तरीका है। तो बाकी इसके अलावा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ये सब हम लोग खुद से करते हैं, इंटरनेट की ज्यादा मदद नहीं लेते इसमें। हाइपोथेसिस हो गया या फिर डेटा, ये बाय योर ओन है, मतलब कि खुद से आपको करना होता है। यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज्यादा सहयोग हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले का, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आजकल आ रहा है एग्जाम में। मतलब आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन मनन करेंगे तब आप आंसर दे पाइएगा। एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दीजिएगा, इस 23 क्वेश्चन नंबर, Which of the following methods of acquiring knowledge save time and effort on the part of the researcher? मान लीजिए कि आप शोधार्थी हैं, माने रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड माने विधि है जिससे कि आप नॉलेज तो एक्वायर कर लीजिएगा और समय भी आपका कम लगेगा। ज्ञान प्राप्ति भी हो गई, समय भी कम लगा, और एफर्ट यानी हमारा जो है एक प्रयास भी कम लगा। समय भी कम, प्रयास भी कम, लेकिन अचीवमेंट ज्यादा। तो इसके लिए कौन सा चीज सही है, कौन सा सटीक है? सही होगा सर, चौथा। कौन सा मेथड अपनाइएगा आप कि समय भी कम लगेगा और भैया आपको नॉलेज भी हो जाएगा? तो कौन सा यहाँ पे सटीक है? बी, विच वन इज करेक्ट, बताइए। डी सर, ऐसा ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आपका समय भी कम लग रहा है, एफर्ट भी कम लग रहा है और नॉलेज भी आपको मिल जा रहा है, यानी रिजल्ट बहुत अच्छा है, समय भी कम लग रहा है, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है? तो क्या मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आप अपने अनुभवों का प्रयोग करते हो तो ऐसा होता है? अनुभव का प्रयोग करना कैसा है? या इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, क्या ये दोनों जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना? और मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, यानी डायरेक्ट किसी टीचर से कंसल्ट कर लो। अगर आपको कोई टॉपिक में इशू है तो डायरेक्ट किसी अथॉरिटी, माने किसी फैकल्टी, किसी टीचर, प्रोफेसर, जो भी, डायरेक्ट आप पूछ लो कि सर मुझे ये दिक्कत है, इसका डायरेक्ट पता लग जाएगा, ज्यादा खोजबीन नहीं। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें आपका समय और प्रयास कम लगता है, नॉलेज आपको जल्दी हो जाता है? ऐसा कौन सा तरीका है? चौथा होगा ना, सबसे आसान तरीका हाँ क्या है? सर, नंबर 4 ही होगा मेरे ख्याल से। आपको कोई डाउट है तो आप जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो तो, ऐसे तो सारे ही ठीक है, बट ये तो टाइम टेकिंग है ना, ऊपर का जो 3 है ये तो टाइम टेकिंग है ना, इंडक्टिव, डिडक्टिव या एक्सपीरियंस, ये तो समय लेगा। उसमें समय लेने के बाद भी हमें एक हमेशा संदेह, एक हमेशा सस्पिशन बना रहेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि गलत है। बट अगर हम किसी अथॉरिटी से कंसल्ट कर लें, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लें अपने समझ, तो तुरंत पता लग जाएगा। आपको मान लीजिए कि कोई बीमारी है, उस बीमारी का खुद से इलाज कर रहे हो आप, खुद से अपना अनुभव लगा के कि यार पहले भी मुझे हुआ था, मैंने ये दवाई खाई थी, चलो फिर खा लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। या फिर आप, कोई बीमारी आपको हुई, आप खुद से उसको ठीक करना चाह रहे हो, तमाम तरह के प्रैक्टिकल कर रहे हो अपने उसमें, उस बीमारी पे। और एक हुआ कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए, बीमारी बताया, दवाई दी, खाए, ठीक हो गए। तो चौथा, कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, ये टाइम बचाता है। ठीक है, टाइम आपका बचाएगा। लेकिन सर उसमें फीस तो देना भी होगा ना? क्या देना होगा? फीस तो पेमेंट करना होगा ना सर, अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं?
नहीं चैट मैं आप क्या चाह रहे हैं कि आपको मतलब फ्री में ही नॉलेज मिल जाए? फ्री में नहीं। कहने का मतलब मेरा ये था कि सर अपने एक्सपीरियंस के बदौलते नहीं हो सकता है। इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था मेथड ऑफ एक्सपीरियंस। होने का तो सब हो सकता है, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। अब मान लीजिए कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप सोचिएगा कि यार मैं तो सेल्फ स्टडी कर ही सकता हूँ, मैं खुद से पढ़ के देखता हूँ। एक हुआ कि आपने सोचा कि चलो मैं 2-4 किताबें मार्केट में हैं, मैं कोई 2-3 किताबें खरीद लेता हूँ और उससे पढ़ता हूँ, इंडक्टिव डिडक्टिव। एक हुआ कि डायरेक्ट आपने, जैसे मेरे जैसे या कोई ऐसा जो पढ़ा, डायरेक्ट आपने कहा सर मुझे आप पढ़ा दो। तो इनमें से सबसे आसान तरीका कौन है नेट करने का? एक हुआ कि आपने खुद से पढ़ाई की, आपको कुछ नहीं पता, रैंडमली आप पढ़ रहे हो, दैट इज एक्सपीरियंस। आपको लगता है ये पढ़ना है, चलो पढ़ लेता हूँ, कोई बताने वाला आपको नहीं है। एक है कि आपने मार्केट से रैंडम कोई 3-4 किताबें लाई और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और एक है कि आपने किसी एक्सपर्ट से संपर्क किया और उन्होंने आपको पूरा मेंटरशिप प्रोवाइड किया। तो ज्यादा कम कम समय कहाँ लगेगा? सही है सर, बिना गुरु का ज्ञान कहाँ है। नहीं, गुरु का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज्ञान मतलब जो आपका क्वेश्चन है बड़ा विवादित है, ये प्रश्न कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही ऐसा दिया है। सही है सर। आपके क्वेश्चन के चक्कर में जो टीचर समाज है भूखे मर जाएगा। अगर आपके जैसा स्टूडेंट हो जाए 50-100 समाज में, तो टीचर भूखे मर जाएगा। टीचर में हम सभी लोग टीचर ही हैं यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ वी ऑल आर टीचर्स। ऐसा नहीं है सर, ऐसे में पूछ लिया। हाँ, अब वैसे बात है, आप कहीं पढ़ाने जाओगे, अब वहाँ का स्टूडेंट ऐसा ही सोच रहा है कि भाई टीचर से पढ़ेंगे तो ये पेमेंट लेंगे। तो तो बहुत टीचर, सही है ना सर। जो शिक्षक समाज है वो तो उसको तो खाने का लाला पड़ जाएगा। वो तो 2 वक्त का खाना कैसे खाएगा? भी उसको भीख मांगना पड़ जाएगा। खैर, ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, which of the following factors have been identified as most effective in terms of research evidences in the global context? यानी गाइस, ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या होता है कि लर्निंग के रिजल्ट को मैक्सिमम करना। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, बट गाइस लर्निंग आउटकम को मैक्सिमम करना, कि ज्यादा से ज्यादा अचीव करना, ज्यादा सीख लेना कम समय में, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम। सीखने के परिणामों को बढ़ाना, कम समय में ज्यादा सीखना। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? अगर कम समय में आप ज्यादा सीखना चाहते हो, ज्यादा अच्छा परिणाम, तो इन चारों में से कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एविडेंसेस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट? यानी निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सबसे प्रभावी है अगर आपको सीखने के परिणाम को बढ़ाना है वैश्विक संदर्भ में? तो कौन सा मतलब कि आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकता है? होम रिलेटेड फैक्टर, यानी आपके घर का माहौल, यानी आपके, या फिर आपके स्कूल का माहौल, या फिर आपके टीचर्स कैसे हैं, किस तरह के शिक्षकों के संपर्क में आप हो, या फिर सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, कि भाई आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो सीखने के लिए, कि आप नई चीजों को सीख सको। तो कौन सी चीजें हैं? कौन सा ऐसा है जो लर्निंग आउटकम को बेहतरीन कर सकता है? तकनीकी। हाँ, हो सकता है वैसे। और बताइए, बताइए गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या होना चाहिए आंसर? प्लीज डू टेल द आंसर। 4 ऑप्शन सर। 4? हाँ, हो सकता है वैसे, 4 बड़ा मजबूत है, हो सकता है 4। बताइए बताइए क्या होना चाहिए आंसर, सभी लोग बताएं गाइस, प्लीज टेल। कि भैया अगर आपको ज्यादा सीखना है, आप चाहते हो कि आपका परिणाम बेहतरीन आए, ज्यादा अच्छा आए, तो ऐसी स्थिति में इन 4 में से कौन ज्यादा अच्छा है? चैट जीपीटी 4। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस रिलेटेड फैक्टर्स। मतलब टेक्नोलॉजी जो है आपको ज्यादा सिखा सकता है, बट इसका जो आंसर है गाइस वो 3 है, वो 3 है। 3 ही होगा सर। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, इसकी ये अगर नहीं होता तो फिर हम सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस रिलेटेड, यानी पूरक तकनीकी उपकरणों से संबंधित कारक
पे जा सकते थे। ठीक है, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स क्यों नहीं होगा, क्या कारण है बताइए, क्यों नहीं हो सकता ये, क्या तर्क है आपके पास बताइए, किसी को ऐसा लग रहा है तो। मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि टीचर को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर दे पूरा, हम सभी लोग बेरोजगार हो जाएं। जितने इस क्लास में टीचर्स हैं, टोटल 60 की संख्या है अभी टीचर्स की, हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर टेक्नोलॉजी पर भी तो टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं ना, जैसे यूट्यूब पर भी टीचर्स हैं और आप भी पढ़ा रहे हो, तो नहीं, पहले तो टीचर्स ही होने कई बार चाहिए। टीचर के ना होते हुए भी, जैसे चैट जीपीटी अभी अनु मैम ने कहा, जी तो वहां पे टीचर्स नहीं है फिर भी कंटेंट आ रहा है। कई बार टीचर्स नहीं है फिर भी कंटेंट आता है ना। एनिमेशन वगैरह से आ गया ना, एनिमेशन में ह्यूमन की जरूरत नहीं है, वो एनिमेशन आपको सब बता देगा, वहाँ टीचर भी आर्टिफिशियल है तो वो बताता है, पढ़ाता है आपको, तो रिप्लेस कर सकता है। बट यहाँ पे लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए जो है टीचर रिलेटेड फैक्टर इसका आंसर है। इसका एनटीए ने जो दिया है, मैं एनटीए के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर मतलब कि इंसान को बचाना चाह रहे हैं, बट एनटीए के अकॉर्डिंग मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, टीचर रिलेटेड फैक्टर इसका आंसर। क्योंकि टीचर क्या है गाइस कि आपको जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन टच है, वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकता, जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन टच है ना। तो और चीजें आसानी से हम समझ भी जाते हैं टीचर्स के थ्रू। तो वैसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी आज के टाइम पे बड़ा प्रासंगिक है, लर्निंग आउटकम को वो भी बढ़ा रहा है। तो सारे ही ठीक है, वैसे चारों ही ठीक है अपने जगह पे, बट टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेशन है। क्योंकि गाइस टेक्नोलॉजी का क्या है ना कि उसमें आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। अगर मान लो कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ोगे ही, हो सकता है आप पढ़ने के लिए मोबाइल फोन लिए बट उसको कहीं और ही चले गए आप, इंस्टाग्राम होते होते फिर यूट्यूब पे, और फिर वीडियो रील, पता लगा 4-5 घंटे, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वो है तो बड़ा मतलब बेनिफिशियल, लेकिन क्या है उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इसलिए टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है कि लर्निंग आउटकम बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, तो ये है मतलब टीचिंग में ये है गाइस कि जैसे और जो प्रोफेशन है जहाँ पे एल्गोरिदम सेट है, ऐसा कई सारा प्रोफेशन है जहाँ पे एल्गोरिदम पे काम होता है, जैसे प्रोग्रामिंग पे, कोडिंग वगैरह, तो उन चीजों को रिप्लेस करना आसान है, लेकिन टीचर्स को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा एआई के लिए भी। क्योंकि टीचर्स को रिप्लेस करना इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि टीचिंग में क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन टच है, एक ह्यूमन इमोशन है, फीलिंग है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे देख पा रहे हो, हम सभी इंसान हैं, हमारे में जो एक इमोशनल भी एक शेयरिंग और केयरिंग चल रहा है। आपके भाव को टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाएगा लेकिन इंसान समझ पाएगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल है, वो एक ऑप्शन हो सकता है बट वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। वो एक ऑप्शन के नाते है कि भाई आज अगर सर नहीं है तो चलो यहाँ कर लेते हैं, बट वो एक ऑप्शन के नाते हमेशा टीचिंग में आपकी मदद करेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। लेकिन जिस इंडस्ट्री में एल्गोरिदम पे काम होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, जहाँ पे पूरी कोडिंग, वहां पे वो रिप्लेस हो जाएगा। फिर वो क्या है, क्योंकि मशीन पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, है ना। बट जो हमारा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि लिटरेचर है, साइकोलॉजी, या जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं जहाँ पे ह्यूमन टच इज इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बॉन्डिंग, तो वहां पे क्या है कि गाइस टेक्नोलॉजी आपको एक ऑप्शन के नाते ही मदद करेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप मेरे साथ बैठ के बात करोगे आपको अच्छा फील होगा, टेक्नोलॉजी वो फील नहीं दे पाएगा आपको, या रोबोट आपको वो फील नहीं दे पाएगा। आप उससे कभी वो वाली फीलिंग, वो इमोशन या उस तरह का एक टेम्परामेंट शेयर नहीं हो पाएगा। तो ये एक रीजन है। हालांकि लर्निंग आउटकम पे क्वेश्चन है, तो लर्निंग आउटकम में भी टीचर रिलेटेड फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है, 27 करते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट है, आज क्वेश्चन ही करते हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन करवाता हूं मैं आज आपको, ये सारे अभी लास्ट 2 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द गोल ऑफ इंक्वायरी इन फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट ब्रिंगिंग एन इंक्रीमेंट इन द इन द माइंड ऑफ नॉलेज, यानी मौलिक अनुसंधान में जांच का लक्ष्य ज्ञान के रिंड में वृद्धि करने के लिए निर्देशित है। ठीक है,
यानी गाइस जब हम लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो उसका जो मेन गोल यानी लक्ष्य होता है वो क्या होता है? ब्रिंगिंग एन इंक्रीमेंट इन नॉलेज। मान लीजिए कि हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का मेन पर्पस क्या है? नॉलेज एनहेंसमेंट। हम सभी लोग यही सोचते हैं ना भैया कि हमारा ज्ञान में वृद्धि हो। रिसर्च क्यों करते हो? नई चीजों का पता लगे, जो अनजान चीजें हैं, जो अननोन है, उसको पता लगाने के लिए। तो क्या ये है, यानी रिसर्च का ये मेन पर्पस है कि ज्ञान की वृद्धि हो, नॉलेज बढ़े। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द प्रैक्टिशनर एंड ऑफ द प्रैक्टिशनर। यानी जो एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक शोध है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिशनर है, ठीक है, यानी कि जो रिसर्च करता है बेसिकली, या जो मान लीजिए डॉक्टर या जो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस करता है किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो टीचर हो या डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो। तो एक्शन रिसर्च क्या प्रैक्टिशनर के लिए, प्रैक्टिशनर के द्वारा और प्रैक्टिशनर को ही समर्पित है? क्या ऐसा है एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च का मतलब है गाइस कि जब आपके पास समय कम है, आपको कम समय में किसी बड़े प्रॉब्लम का समाधान चाहिए। समय कम है लेकिन समाधान, आप जैसे कोरोना हुआ, तो कोरोना बड़ा प्रॉब्लम था लेकिन कम समय में हमें उसका वैक्सीन चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च। जब समस्या बड़ा हो लेकिन समय कम है, तो हम क्या करेंगे? एक्शन। इसलिए इसका नाम भी एक्शन है। एक्शन मतलब कम समय में समाधान देना, उसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। समस्या बड़ा लेकिन कम समय में समाधान देना है तो एक्शन रिसर्च। तो क्या एक्शन रिसर्च प्रैक्टिशनर के लिए ही होता है, माने स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, या प्रैक्टिशनर यानी जो शोध कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा होता है? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? तो विच वन इज करेक्ट? लग रहा है सर ए होगा। ए। सर ऑप्शन 3। सर मेरा भी मानना है ऑप्शन 3 होना चाहिए। ऑप्शन सी। प्लीज सर सी। ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ यानी सर, ऑप्शन सी ही होगा। क्यों ऐसे होना चाहिए? दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्यों लगता है आपको ऐसा कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों क्योंकि लगता है कि अनुसंधान क्षेत्र तो जैसे एक्शन क्रिया तो हम और क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं उसको ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम डॉक्टरी वाला ही क्षेत्र में करना होगा, और भी जगह भी कर सकते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। अच्छा, सर ए भी सही हो सकता है। बट मैम आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, बट वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक्शन रिसर्च यहाँ पे कह रहा है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो प्रैक्टिशनर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि जो शोधार्थी, यानी एक एग्जाम्पल के नाते यहाँ दिया हुआ है, चाहे वो कोई शोधार्थी हो या कोई व्यवसायी, वैज्ञानिक, उसमें किसी को भी ले लो, जो भी शोध करता है, मतलब जो भी शोध के फील्ड यानी रिसर्च जो भी करते हैं उनके लिए है। तो क्या उनके लिए बहुत अच्छा है? उनके द्वारा, उनके लिए और उन्हीं से, यानी एक्शन रिसर्च जो है वो बहुत फ्रेंडली है, इजी है, एक्सेसिबल है, इसका ये मतलब। तो एनटीए ने इसका जो आंसर दिया है, देख सकते हैं, ये पहला ही दिया है। एनटीए के अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्योंकि पहला तो ठीक ही है वैसे, क्योंकि रिसर्च का तो मतलब ही होता है कि नॉलेज एनहेंसमेंट, नॉलेज में बढ़ोतरी, ज्ञान वृद्धि। और दूसरा है कि एक्शन रिसर्च मतलब क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध का तो मतलब ये है कि भाई वो फ्रेंडली होता है, मतलब आसान होता है। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है एज पर एनटीए, बोथ आर जी करेक्ट। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप बताइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है गाइस जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है, जिसको हम और आप यानी कि ह्यूमैनिटीज में होता है ना, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेस में ज्यादा यही होता है। क्वालिटेटिव माने गुणात्मक, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस में भी कई बार, है ना, ज्योग्राफी है ना। तो क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, जहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। रिसर्च का 2-3 मेथड है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव।
गुणात्मक और मात्रात्मक। तो मात्रात्मक क्या होता है गई, जहां पे जहां मैथ्स लगता है, जहां नंबर लगता है। जैसे मैथ में आप रिसर्च करिएगा तो मैथ के टॉपिक में क्या है, नंबर लगेगा, वहां संख्या। स्टैटिस्टिक्स पे रिसर्च तो संख्या लगेगा। बट मान लीजिए अब आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य में संख्या मायने नहीं रखता, साहित्य में आपका गुण मायने रखता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके फीचर्स। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, कि हम लोग जब किसी विषय के गुणों पे फोकस करते हैं, ना कि संख्या पे। मैं कैसा इंसान हूं ये साहित्य है, मेरे पास कितना धन है ये मैथ्स है, मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं बहुत हेल्पिंग नेचर का हूं, ये साहित्य है। लेकिन मैं एक व्यापारी हूं और मेरा इतना का व्यापार है, ये एक आंकड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक में यही डिफरेंस है। गुणात्मक मतलब जो आपका इंटरनल फीचर है, आपका व्यवहार, आपका कौशल, आपकी कुशलता, है ना, आपका ज्ञान, ये आपका गुण है। और नंबर्स क्या है कि आपके पास कितने कपड़े हैं, आपके पास कितना धन है, कितनी गाड़ियां हैं, है ना, या आपके घर में, आपके गांव में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग गरीब हैं, ये नंबर्स है। तो इस तरह से दो कैटेगरी होती है, रिसर्च भी हम करते हैं। तो क्वालिटेटिव क्या है, जहां पे हम लोग गुणों पे, यानी कि किसी के गुण पे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि भैया गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता कौन कौन से है, इसमें से आपको 5 पॉइंट दिया है, इन 5 में से बताओ कि भाई क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है एक्चुअल सेटिंग एज द सोर्स ऑफ डेटा, यानी डेटा के स्रोत के रूप में वास्तविक सेटिंग, या कंट्रोल, ऑब्जर्व एंड मेजर एज मेन ऑपरेशन। डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड और पिक्चर, कंसर्न विद पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, या हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? बी होगा सर। क्या होना चाहिए? ए। गेस करिए क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होना चाहिए, विच वन इज करेक्ट? ए ए नंबर। ए, जी। यानी कि ACD, एक्चुअल सेटिंग एज द सोर्स ऑफ डेटा। चलिए एनटीए के अकॉर्डिंग देखते हैं, एनटीए ने ए, एनटीए के अकॉर्डिंग भी आंसर ए ही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए मतलब ACD। इट मीन्स कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा जो डेटा है, यानी डेटा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डेटा टेक द फॉर्म वर्ड्स, यानी कि हम अपने डेटा को शब्द या चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। और डी का है AC, और डी है कंसर्न विद पार्टिसिपेंट ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी कि सभी का व्यू पॉइंट मायने रखता है। अगर हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो सभी का व्यू पॉइंट, यानी मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई और क्या सोच रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। साहित्य में तो ऐसा ही होता है ना, साहित्य में सभी के व्यू पॉइंट मायने रखते हैं, है ना, सभी का दृष्टिकोण मायने रखता है। तो ये, बाकी इसके अलावा जैसे कंट्रोल, ऑब्जर्व, तो ये मैथमेटिक्स में ज्यादा होता है कि आप अपने डेटा को कंट्रोल करते हो या मेजर करते हो, मापते हो। तो ये गणित में ज्यादा हो, यानी आंकड़ा संबंधित शोध में ज्यादा होता है, मापना, मेजरमेंट। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी स्टैटिस्टिकल में ही लगेगा। तो इसलिए A, C और D करेक्ट है, A, C एंड D, जहाँ पे हम सर इसमें क्वालिटी। ऑप्शन ए को आप एक्सप्लेन करेंगे एक बार? ऑप्शन ए है मैम, एक्चुअल सेटिंग एज द सोर्स ऑफ डेटा। यानी मैम जो डेटा का सोर्स है, मान लीजिए कि आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसका सोर्स क्या है। सपोज करो कि आपने मान लीजिए कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, वो कहाँ से कर रहे हो, उसका सोर्स क्या है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो किस हवाले से दे रहा हूं, यानी मैं ये बात मैंने कहाँ पढ़ा, कहाँ देखा, कहाँ से सुना, तब मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव में क्या है कि ये बहुत मायने रखता है कि सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, डेटा का सोर्स क्या है। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन पास किया, तो आप हमेशा क्या पूछोगे कि सर ये इंफॉर्मेशन आप किस हवाले से, माने कहाँ आपने देखा, क्या आप हमें भी शेयर करेंगे, ताकि हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले कि हाँ भाई ये जो सर बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। तो सोर्स ऑफ डेटा, तो जो गुणात्मक शोध होता है ना, वहां पे जो स्रोत है, जो डेटा का सोर्स है,
कोई तो सोर्स होगा ना, इंटरनेट हो सकता है, विकिपीडिया हो सकता है, शोध गंगा हो सकता है, शोध गंगोत्री हो सकता है, या मान लीजिए और भी तमाम ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हो सकते हैं। तो सोर्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो सोर्स है माने स्रोत है जहां से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि डेटा तो हर जगह है ना, बट हर जगह जो डेटा है वो सही है तो नहीं होता। आज के टाइम पे तो और भी खास करके फैलेसी है, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको मिलता है, बट गाइज हर जगह पे चीजें आपको सही नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ मतलब फैलेसी, गलत चीजें भी दिखा दी जाती हैं। तो इसलिए डेटा का सोर्स बहुत मायने रखता है गुणात्मक शोध में, कि भाई जो सर जैसे कि हम सोर्स ऑफ डेटा में बोलते हैं कि दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो मतलब इसमें जो प्राइमरी जो सोर्स हम कलेक्ट करते हैं थ्रू मतलब या इंटरव्यूज या सर्विस, तो क्या ये वही हो गया एक्चुअल सेटिंग? हाँ, वही कह सकते हैं मैम। ये ओके सेकेंडरी में सर। भी आएगा, बट सेकेंडरी में क्या है कि आप इंटरनेट या किसी और के द्वारा जो किया गया रिसर्च है उसको फिर आप अपने लिए यूज करते हो ना, तो वही है, दोनों ही आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही आएगा। बट यहाँ पे विश्वसनीयता की बात है कि किस पे ज्यादा अच्छा। रिलायबल आप हो सकते हो। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो आप खुद से कर रहे हो, खुद से जा रहे हो, फील्ड विजिट कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, क्वेश्चनेयर बना रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, वो प्राइमरी है, खुद से आपने किया बाय योर ओन। सेकेंडरी क्या है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है या जो लाइब्रेरी में है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको पढ़ करके आप अपना काम कर रहे हो। तो दोनों ही सोर्स है, बट अगर आप ज्यादा रिलायबल, मोर रिलायबिलिटी की बात करोगे तो प्राइमरी है, प्राथमिक जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, तो वही है डेटा के स्रोत के रूप में वास्तविक सेटिंग, तो ये महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइएगा। इस 34 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे असर्शन है और रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है, रिसर्च एथिक्स इज अ मस्ट इन ऑर्डर टू लेंड क्रेडिबिलिटी टू द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड देयर यूज इन ऑथेंटिक सिचुएशन। नैतिकता तो आप सब लोग जानते हो गाइस, शोध की नैतिकता जैसे हमारे जीवन की नैतिकता होती है। जीवन की नैतिकता माने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पता। जैसे क्लास चल रहा है तो क्लास की भी एक नैतिकता है। क्लास में मान लीजिए आपने माइक अनम्यूट करके गाना गाने लग गए, ये क्या है, अनएथिकल है इस क्लास के लिए। या आप चिल्लाने लग गए, ये अनएथिकल है। ऐसे ही रिसर्च में भी नैतिकता होती है, माने व्हाट डूज एंड डोंट जिसको कहते हो, इन वन वर्ड डूज एंड डोंट, माने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको, दैट इज रिसर्च एथिक्स। शोध का संविधान, शोध की नैतिकता जो आपको बताता है कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है जी, तो वही पूछ रहा है कि रिसर्च एथिक्स क्या मस्ट है, रिसर्च एथिक्स बहुत ही आवश्यक है इन ऑर्डर टू लेंड क्रेडिबिलिटी टू द रिसर्च फाइंडिंग। यानी गाइज आप अगर रिसर्च एथिक्स को मानोगे तो आपका जो फाइंडिंग है वो बहुत क्रेडिबल होगा, विश्वसनीय होगा, ऐसा होगा जिसमें हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ऑथेंटिक होगा, रियल होगा। अगर आप रिसर्च एथिक्स को मानते हो अपने रिसर्च के दौरान तो क्या आपका जो फाइंडिंग है वो बिल्कुल सटीक होगा, विश्वसनीय होगा, प्रामाणिक होगा, क्या ऐसा है। और दूसरा रीजन दे रहा है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च वाउचेस फॉर क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च रिजल्ट। यानी गाइस जो आईसीटी का जो हम लोग रिसर्च में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, रिसर्च में आजकल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ये जो यूज कर रहे हैं आजकल, तो दैट वाउचेस फॉर क्रेडिबिलिटी, यानी कि क्या उससे भी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है। यानी कि अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता के लिए अनुसंधान वाउचर में आईसीटी का अनुप्रयोग जरूरी है। इट मीन्स आपका रिजल्ट अच्छा आए, बेहतर आए, विश्वसनीय, इसके लिए हम आईसीटी का यूज हमें करना ही चाहिए। ये करना चाहिए मतलब क्या आईसीटी जरूरी है ताकि रिसर्च फाइंडिंग हमारा बेहतर आए, क्रेडिबल आए, प्रामाणिक आए, विश्वसनीय आए। क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? सर डी होगा। विच वन इज करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, एनटीए ने इसको 3 को दिया है। ए इज ट्रू, ए तो चलो ट्रू है क्योंकि रिसर्च एथिक्स मानोगे, नैतिकता तो करना ही पड़ेगा ना, नैतिकता, डूज एंड डोंट्स पता होना चाहिए ना कि क्या करना है। आप साहित्यिक चोरी ना करें, किसी और का लिखा हुआ अपने नाम पे पब्लिश ना करें, इस तरह की चीजें, नैतिकता, तो वो तो जरूरी है, रिसर्च एथिक्स जरूरी है। ठीक है, तो एक तो पहला तो ठीक है, चलो रिसर्च एथिक्स तो जरूरी है। दूसरा ये है गाइस कि टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्नोलॉजी तकनीक ठीक है, बट गाइस ऐसा नहीं है कि भैया आप टेक्नोलॉजी का यूज करिएगा तभी आपका प्रामाणिकता होगा, ऐसा नहीं है। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं था, कैसे प्रामाणिकता आता था?
आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले टेक्नोलॉजी तो नहीं था इतना, इंटरनेट का इतना रीच नहीं था, एसेसिबिलिटी नहीं थी इतनी, फिर भी तो रिसर्च होता था ना, फिर भी तो नई चीजें पता लगती थी ना, अनुसंधान होता था। तो टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन है, जो मैं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी एक विकल्प है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई टेक्नोलॉजी के आने से चीजें बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो एक विकल्प है कि आपको आपके लाइफ को थोड़ा आसान कर देगा, आपके काम को थोड़ा फास्ट कर देगा, जल्द जो काम 15 मिनट में होता था उसको 2 मिनट में कर देगा, ये कर सकता है वो। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे रीजन को गलत बता रहे हैं कि आईसीटी जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आईसीटी के होने से ही आपकी प्रामाणिकता बढ़ेगी। बिना आईसीटी के प्रयोग किए भी आप अच्छे फाइंडिंग दे सकते हो। ठीक है। सर ए में जो है उधार, ये नहीं समझ में आया सर। क्या कह रहे हैं सर? सर जैसे ए में जो लिखा, शोध निष्कर्षों को प्रमाणित निष्कर्षों और प्रमाणित स्थितियों में उनके उपयोग के लिए उधार, उधार ये सर क्या हुआ? उधार का मतलब ये है कि उधार का यहाँ पे सेंस अलग है। उधार का मतलब यहाँ पे पैसे का उधार वाला उधार नहीं है। उधार का मतलब है कि जो शोध नैतिकता होती है ना, जो शोध की नैतिकता, जो एक विषय आता है, एक टर्म है शोध नैतिकता, तो शोध नैतिकता को मानने से जो है ना, आपकी प्रामाणिकता जो है वो बढ़ती है। उधार का मतलब यहाँ है बढ़ना, इनहेंस होता है, बढ़ता है। आप जो फाइंडिंग करोगे, जो आपका निष्कर्ष आएगा, है ना, या जो आपकी प्रामाणिक स्थिति आएगी, उसके उपयोग के लिए हमारे पास शोध नैतिकता जरूरी है। यानी शोध की नैतिकता माने नियम, कानून, लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट। इसको अगर आप मान के चलिएगा तो आपका क्या है कि रिसर्च बेहतर होगा, अच्छा होगा, फाइंडिंग अच्छे आएंगे, निष्कर्ष अच्छा आएगा, प्रामाणिक होगा। वही उधार ये शब्द यूज कर रहा है। तो उधार यहाँ पे सेंस इसका अलग है। उधार का मतलब कि बेहतर परिणाम, विश्वसनीय परिणाम। तो इसलिए ये ठीक है। रीजन में है कि आईसीटी का रिसर्च में यूज करना ही क्रेडिबिलिटी का है, ऐसा नहीं है। आईसीटी का आना अच्छी बात है, लेकिन उसके होने से ही परिणाम विश्वसनीय होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 को सही माना गया है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है गाइस। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा आपसे, कंफ्यूज करोगे आप तभी तो गलत करोगे, अदरवाइज तो सारा ही क्वेश्चन सही करके आप आ जाएंगे 50 में 50। तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आपको हमेशा देगा, ताकि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर ना कर पाए। अगर आपने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए तब तो आप मतलब इंडिया टॉपर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ऐसी स्थिति बनाई जाएगी कि आपको लगे कि ये सही है, लेकिन वो सही होगा नहीं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मुझे भी लग रहा था कि दोनों सही है, इस क्वेश्चन में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि दोनों ठीक है, बट फिर मैंने देखा कि रीजन गलत है। तो ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए ही आपका पीवाईक्यूज जो हम लोग बनाते हैं ना, वो इसमें आपको मदद करता है। मतलब आपको पता लग जाता है जब आप पीवाईक्यूज बना, जैसे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, तो क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा क्या है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि भैया इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये आंसर करना है। हमें सोचना है पहले कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब हमें टिक करना है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके आंसर्स के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन कंपैरिजन टू कि भाई आपने बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में टिक कर रहे हो। तो इसलिए पीवाई क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हमेशा मदद करेगा। पता लग जाता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में मैं फंस सकती हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में मैं गलत कर सकता हूँ, ऐसा पता लग जाता है। तो फिर आप सोच समझ के टिक करते हो, तो फिर आपके सही होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज एवरीथिंग क्लियर? क्लास के लिंक को प्लीज गाइस शेयर कर दिया करिए। मैं हर दिन क्लास लेता हूँ, एक बार क्लास के लिंक को प्लीज शेयर कर दिया करिए आप लोग, पेपर 1 का जो है ग्रुप्स वगैरह में। और कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज कल मिलेंगे।
चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। कल मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए भाई। संस्कृत का क्लास मैं कहाँ से बता पाऊंगा? संस्कृत का क्लास क्या बात है? संस्कृत पढ़ाने वालों की कमी है। 4 में से 1 व्यक्ति आपको संस्कृत पढ़ाता हुआ मिल जाएगा। आज के समय में ये हो गया है। अगर मैं 4 व्यक्ति को जानता हूं तो 4 में से 1 संस्कृत का विद्वान है। आज के समय में इतने लोग संस्कृत पढ़ने लग गए कि मैं अगर 4 व्यक्ति को जान रहा हूं तो 4 में से 1 मैं रैंडम कह सकता हूं कि ये संस्कृत से नेट की तैयारी कर रहा है। इतने विद्यार्थी हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में क्लास की कोई कमी नहीं है, आपको बहुत क्लास मिल जाएगा। संस्कृत में पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं। सर कोई फ्रेंच के टीचर मिलेंगे क्या सेकंड पेपर के लिए? हाँ, जैसे अब ये फ्रेंच हुआ, ये सब यूनिक सब्जेक्ट है। इसके टीचर आपको टॉर्च जला के ढूंढना पड़ेगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं। वैसे तो हैं बट नेट लेवल पे एक बार यूट्यूब पे सर देखिए, क्योंकि फ्रेंच का तो मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं पेपर 2 का। तो एक बार यूट्यूब पे देखिए, शायद कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि ये रेयर है बहुत ना। आपके पहचान में कोई जान पहचान में सर? इसलिए मुझे फ्रेंच के लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो फ्रेंच पढ़ा पाए आपको। इंडिया में फ्रेंच पढ़ाने वाले नेट लेवल पे तो पता नहीं कब देखता हूँ सर, पता करूंगा। ठीक है सर। फ्रेंच यूनिक है ना, रेयर है, ये सब लोग नहीं पढ़ सकते। हाँ सर वो तो है। यूनिक है। तो आपका फ्रेंच से ही आप मतलब मास्टर्स है ना? हाँ सर BHU से हम। सब्जेक्ट वैसे ऐसा ही लेना चाहिए, फ्रेंच, जर्मन, या फिर ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत मतलब सेलेक्टेड लोग हों। सेलेक्टेड लोग, बहुत क्राउड ना हो, तो अच्छा सब्जेक्ट है। वैसे फ्रेंच में भी कई लोग करते हैं नेट JRF। अब जैसे संस्कृत का मैंने बताया, संस्कृत के इतने स्टूडेंट हैं, बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा। हर 3-4 में से 1 बच्चा आज के टाइम पे संस्कृत में मास्टर्स करके और नेट कर रहा है। हमारे इंग्लिश में फिर भी थोड़ा ठीक है, मतलब फिल्टर्ड है, क्राउड थोड़ा फिल्टर्ड है, फिल्टर होकर के स्टूडेंट्स आते हैं। तो ठीक है, जितना सब्जेक्ट आपका टफ होगा, यूनिक होगा, उतना आपको आगे अच्छा है, अपॉर्चुनिटी उतनी मिलेगी। सर थोड़ा सा और मैं थोड़ा 1 मिनट और टाइम लेना चाह रहा हूँ आपका। जैसे क्या है, फ्रेंच का मैं 15 साल का पेपर निकाल के अपने से ही AI पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे और सीनियर दोस्त लोगों से हेल्प लिया, लेकिन कोई एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट ईयर का सारा पेपर मैं अपने से ही AI के थ्रू पढ़ रहा हूँ, तो उसमें हेल्प होगा ऐसा कुछ 15 है? साल 15 साल बहुत हो गया सर। 15 नहीं, बस 5 साल का आप करो ना। 15 साल पहले का जो पैटर्न था सर, वो बदल गया, सिलेबस बदल गया। तो बस 5 साल, उतना पहले आपको जाना भी नहीं है। 2021 से 2025, बस 21, 22, 23, 24, 25, बस यही। 21 से पहले भी नहीं, बहुत सिलेबस पैटर्न बदल चुका है। तो बहुत 15 साल पहले जाइएगा, उस समय सिलेबस क्या था, करिकुलम क्या था, अब क्या है, बहुत चेंज हो गया ना। तो इसलिए 21, 22, 23, 24, 25, बस इन 5 सालों को फोकस करो, उससे पहले नहीं। यही 5 साल पे अगर आप फोकस कर लोगे ना, मोर देन एनफ है नेट JRF के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में। 2008 से ही मैं पेपर मतलब डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लिया। अच्छी बात है सर, लेकिन फोकस करिए 2020 के बाद वाले पे। इसके उस बाद टाइम पे वो देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, अच्छा ही है, कुछ पढ़ाई तो अच्छा ही होता है, बट फोकस करिए 20 के बाद पे, क्योंकि सिलेबस बदला है। कई बार सिलेबस और कंटेंट में चेंजेस आए हैं। हाँ हाँ कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो 8, 9, 10 सब अच्छा है, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 21 to 25, बस इतना फोकस करो। इन डिटेल, इन डिटेल, एक एक क्वेश्चन के डिटेल में आप जाइए। वो रीजन के साथ पढ़ता हूँ, AI पूरा एक्सप्लेन करता है इस क्वेश्चन में क्यों ऐसा है, रीजन क्यों दिया है, और रीजन मैं मांगता हूँ, उस पर लिखता हूँ कि आई नीड रीजन विद दिस आंसर, तो रीजन के साथ वो बताता है। तो मैं अपने बहुत नोटबुक बढ़िया, पे लिखते रहता हूँ। बहुत अच्छा है। लेकिन ये है सर कि मतलब स्लो बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, टाइम लग रहा है हमको। शुरू भी सर थोड़ा ये है ना, गैप भी आ गया तो थोड़ा आपको लग रहा है, लेकिन
हो जाएगा। 6 महीना थोड़ा समय देना होगा, बट एक बार बेस बन जाएगा ना तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अभी स्टार्टिंग फेज है इसलिए आपको टाइम लग रहा है। तो हाँ सर, क्योंकि समझने में हमको टाइम लगता है अभी। बट हो जाएगा। 2-3 महीना क्या है ना कि एक बार पढ़ लीजिए, 2-3 महीने में एक बार कोर्स कंप्लीट, फिर क्या है कि आप देखोगे आपका टाइम कम लगने लग जाएगा, क्योंकि हाँ गैप भी है ना, बहुत दिनों बाद आपने स्टार्ट किया है, तो इसलिए थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो एआई वैसे बहुत हेल्प करता है सही में, मैं भी उसको यूज करता हूँ काफी चीजों के लिए। तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर बताता है, और कम समय में हमें कंटेंट भी मिल जाता है, तो बड़ा हेल्पफुल है, बहुत हाँ, हेल्पफुल। उसमें रीजन बहुत अच्छे तरह से लिख के बता रहा है। और रीजन मतलब अगर आप एक तरह से देखा जाए तो बहुत डेट वाइज, सन वाइज, और उसके कौन आथर थे, नाम कहाँ से, फिर कहाँ वो जन्मे थे, कैसे वो फेमस हुए, क्या नोबेल पुरस्कार पाए, पूरा मतलब डिटेल दे रहा है उसके बारे में। हाँ, अच्छा है वो, इस पे मतलब पर्टिकुलर पॉइंट वाइज और काफी लॉजिकल आंसर्स होते हैं उसपे, और हेल्पफुल है। मैं भी उसका हेल्प लेता हूँ बहुत आजकल, तो मदद करेगा आपको, एआई काफी मदद करेगा इस एग्जाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं और आगे की बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू टुमारो, बाय, हैव अ गुड डे, सर गुड नाइट।